हेलो एवरीवन, मैं नवनीत आपका स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क्स CUET चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जनरल टेस्ट जो कि GT है, CUET का एक सेक्शन है, उसको क्रैक करने का सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है। जनरल टेस्ट जो है ओवरऑल उसके 3 सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शन में आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग और फिर जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये तीनों पोर्शन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ये? क्योंकि इन तीनों का मिला करके जो टोटल मार्क्स है ये आपका हो जाता है 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं इनटू 5, दैट मीन्स 250 मार्क्स। ठीक है, 250 मार्क्स का आपका टोटल GT का पेपर आता है, जो कि आपके रैंक को डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप GT में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपका डोमेन या इंग्लिश अगर कोई थोड़ा सा कम भी हो जाए तो आप अपने मार्क्स को और सब्सिक्वेंटली अपने रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग आज देखते हैं कि GT को क्रैक करने का, GT में अच्छा से अच्छा स्कोर ऑब्टेन करने का सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है। पहले स्ट्रैटेजी जानने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है आपको सिलेबस बाय हार्ट होना चाहिए, एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि GT में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस है, इसमें क्या सिलेबस है, क्या पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग समझ पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और अगली बार आने के चांसेस कैसे होंगे, वो हम लोग सिलेबस को समझने के बाद ही समझ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला आता है, पहले बार जो है हम लोग देखते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहला आता है आपका नंबर सिस्टम और देन सिंप्लीफिकेशन। देखिए, नंबर सिस्टम जो है वो सबसे बेसिक होता है। नंबर, व्हाट इज नंबर, उसमें रियल नंबर क्या है, इंटीजर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या है, आपका कंपोजिट नंबर क्या है, कोप्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे सब जो आपको पढ़ने होते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स का शुरुआत होता है नंबर सिस्टम से, नंबर को समझने से, क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स जो है वो क्या है, वो है आपका ऑपरेशंस विथ नंबर्स ही तो है। तो पहले आप नंबर सिस्टम्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, अगर आए भी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक सवाल आएगा। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है, क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, मतलब इसका यूज़, एप्लीकेशन जो है आपको दूसरे चैप्टर्स में आएगा। उसके बाद आता है सिंप्लीफिकेशन। इसमें सिंपल आपको एक ही कंसेप्ट होता है, वो है बॉडमास का कंसेप्ट। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो वहां पे भी आपको एक ही क्वेश्चन आता है। ये तीनों जो चैप्टर्स हैं आपके, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज और परसेंटेज। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्ट्रांग रहे, आपका बेसिक स्ट्रांग रहे, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग रहे थ्रू आउट द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो आपको इन तीनों चैप्टर्स पे मास्टर्स करना होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों चैप्टर्स जो हैं सबसे बेसिक होते हैं। अदर देन नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज और परसेंटेज जो है ये आपका सबसे बेसिक चैप्टर है। अगर आप इन तीनों के ऊपर कमांड कर लेते हैं तो आप आगे के जितने भी सब्सिक्वेंट चैप्टर्स हैं आपके लिए इजी हो जाएंगे। ठीक है, आपके लिए समझना इजी हो जाएगा, क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे वो सब में इन तीनों चैप्टर्स का एप्लीकेशन है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब आप रेशियो, प्रोपोर्शन पढ़ लेंगे कि रेशियो होता क्या है, कितने टाइप्स के रेशियो होते हैं, उसके बाद रेशियो और प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में डिफरेंस क्या है, उसके कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, उसके अंदर क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं। जब ये सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि परसेंटेज क्या है। ठीक है, पहले रेशियो फिर परसेंटेज। एवरेज में आपको सिंपल अरिथमेटिक एडिशन करना होता है, बस एडिशन और डिवीजन करना होता है, जो आप जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप ये सब करने में सक्षम होंगे। तो एवरेज थोड़ा अलग है इन दोनों से, ये दोनों ज़्यादा आपस में कनेक्टेड हैं। परसेंटेज भी एक रेशियो है जिसमें कि डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है। ठीक है, तो परसेंटेज को समझने के लिए सबसे पहले आपको रेशियो समझना होगा अच्छे से। एक बार परसेंटेज समझ गए, रेशियो समझ गए, तो फिर प्रॉफिट लॉस समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है।
क्यों? क्योंकि इनमें जो फॉर्मूलेज होते हैं वो आपको डेफिनेट हैं, डिफाइंड है। जो आपका बनाने का तरीका होगा वो आपको इस चैप्टर से डिराइव होगा। मेथड्स जो है वो आप पहले ही सीख चुके होंगे इन चैप्टर्स में, जनरल मेथड, और उसको स्पेसिफिकली आप प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में आपको लगाना है, यूज करना है, यूटिलाइज करना है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस जो है नेक्स्ट चैप्टर देखिए। प्रॉफिट लॉस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, मैंने अपने सिलेबस वाले वीडियो में, एक और वीडियो है आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सिलेबस पूरा अलग से डिस्कस कर रखा है। उसमें भी मैंने बता रखा है कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं और आने के चांसेस कौन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस जो है वो आपसे तब तक नहीं बनेगा जब तक कि आपको परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा अच्छे से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा। आपको सिंप्लीफिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब करना अच्छे से ना आता हो, तब तक आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, आगे जो देखते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉब्लम्स एंड एजेस और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी जो है वो इन्हीं का एप्लीकेशन है। मिक्सचर एंड एलिगेशन में आपको प्योरली रेशियो प्रोपोर्शन पे ही चलता है, पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो रेशियो प्रोपोर्शन पे ही चलता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। उसके बाद है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम। ये दोनों चैप्टर जो है आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, ये दोनों चैप्टर आपस में इंटरलिंक्ड हैं। आप एक चीज देखिएगा, मैं आपको सारे चैप्टर्स के बीच में इंटरलिंकिंग बता रहा हूं कि कौन चैप्टर किससे लिंक्ड है, कौन चैप्टर किस पे ज्यादा डिपेंडेंट है, कौन सा चैप्टर पहले आपको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर में आपको पहले वाले चैप्टर का एप्लीकेशन यूज करना है। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को ध्यान से देखिएगा। मैं इन सब चीज़ों को आपके लिए इसीलिए सिंप्लीफाई कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से चैप्टर को ज़्यादा फोकस पहले दे लेना है। ठीक है, तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका बोट एंड स्ट्रीम बनाना कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एल्जेब्रा। एल्जेब्रा बहुत ही वास्ट एक टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वाइट इंडिपेंडेंट भी है, इसमें आपको इक्वेशंस के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, फिर इस पे आपको बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस होते हैं। मेंसुरेशन में आपको एरिया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया, ठीक है ना, एरिया, वॉल्यूम और सर्कमफरेंस, पेरीमीटर, ऐसे सब जो होते हैं प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आपका डाटा इंटरप्रिटेशन आ जाता है। उसके लिए आपको फिर अगेन एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज, उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे आएगा। फिर जियोमेट्री है, इसमें आपको सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल, इन तीनों शेप्स के बारे में अच्छे से जानना और लाइन और एंगल्स के बारे में, 4 चीजें हैं आपको जानने के लिए। ट्रिगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, जब आप ज्योमेट्री अच्छे से समझ जाएंगे तो उसके बाद आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री समझ पाना काफी आसान होगा। ठीक है, ज्योमेट्री पढ़ने के बाद आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री समझना कंपैरेटिवली इजी होगा, क्योंकि आप एंगल्स में डील करना तब तक सीख चुके होंगे ज्योमेट्री पढ़ने के बाद, और आपको पता होगा कि एक ज्योमेट्रिक फिगर में मोटा मोटी कितने एंगल्स होते हैं और उनके एंगल सम्स क्या होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइट क्या होती है, ये सब आप ज्योमेट्री में सीख जाएंगे। उसका एप्लीकेशन आता है आपका ट्रिगोनोमेट्री में, जहाँ पे कि आप रेशियो सीखते हैं, एंगल का रेशियो। ठीक है, साइड्स का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग उसके एंगल क्या कहते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, ये आपको ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना होता है। उसके बाद जब आप ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसका एप्लीकेशन है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस आप बिना ज्योमेट्री पढ़े नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आपकी ज्योमेट्री पे अगर पकड़ अच्छी है तो आप हाइट एंड डिस्टेंस काफ़ी आसानी से कवर कर लेंगे। उसके बाद आता है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क में आपको यूनिटरी मेथड, सिंपल यूनिटरी मेथड बेस्ड चैप्टर है ये। इसमें आपको यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाना होगा। इसी पे बेस जब टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट आप समझ जाएंगे तो पाइप एंड सिस्टर्न भी जो है सिमिलर कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल है। तो पहले आपको टाइम एंड वर्क अच्छे से समझना होगा। एक बार आपका टाइम एंड वर्क अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो पाइप एंड सिस्टर्न भी आपको समझने में ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। फिर आता है आपका एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, इसमें वही मीन, मीडियन, मोड पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी, जो आप 9th-10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं, ये भी एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। डाटा सफिशिएंसी में भी आपका ऐसा ही है कि देखना होगा आपको कि डाटा सफिशिएंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या नहीं। ठीक है, तो देखिए ये था हायरार्की कि आपको किस तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के चैप्टर्स को
पढ़ना है और उसके सिलेबस को किस तरह से हायरार्किकल वे में देखना है। ठीक है, अब है कि करेंगे कैसे इसको। तो सिंपल सी बात है, हम लोग अपने चैनल पे आपको डिटेल्ड वे में अच्छे से सिंप्लीफाइड वे, डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड वे में हर एक चैप्टर के लिए आपके कोर्सेस ला रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं यूट्यूब चैनल से भी और हमारे ऐप से भी कोर्सेस ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अगर इंडिपेंडेंटली भी पढ़ रहे हैं तो मैं उसके लिए भी आपको तरीका बता देता हूं कि एक बार अगर आप मान लो आपके पास बेसिक्स आपके क्लियर हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार सारे उसके थ्योरीज देख लो, सारे आपके फॉर्मूलेज याद हैं तो इसका मतलब आपसे सवाल भी बन ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला है, आपको एक बेसिक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, स्टिल आपसे सवाल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हर एक सवाल में कुछ नया ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकता है, वेदर इट मे बी इन इट्स लैंग्वेज, जैसा वो लिखा हुआ है लैंग्वेज के टर्म्स में आ सकता है ट्विस्ट, या फिर ऑल टुगेदर किसी एक नए कंसेप्ट पे बनाया जा सकता है सवाल। ठीक है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है प्रैक्टिस। ठीक है, डेली आप इंश्योर करो कि 5 क्वेश्चंस जो है आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का किसी भी एक चैप्टर को उठाओ और उससे मिनिमम, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से होंगे, जिनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता होगा, बट आप क्या करेंगे, आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं जीटी पढ़ने के अलावा, आपको जीटी पढ़ना ही पड़ेगा। तो जब पढ़ना ही पड़ेगा तो आप इकट्ठे एक ही दिन में बर्डन ना क्रिएट कर लें, अब 100 सवाल या 150 सवाल प्रैक्टिस करने के, स्टेप बाय स्टेप स्मॉल स्टेप्स लें, जिससे कि आपका जो जर्नी है वो कंसिस्टेंट रहे, स्मूथ रहे और आप लंबे समय तक आगे चल पाएं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि मिनिमम 5 सवाल तो बना ही सकते हो। 5 सवाल बनाने में कितना समय लगेगा? जो बिगिनर होंगे या फिर जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ाई की होगी, भूल चुके होंगे, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लग सकता है 5 सवाल बनाने में। धीरे धीरे करके डे बाय डे आप इस समय को कम कीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए विदिन 5 मिनट्स आप मिनिमम 5 सवाल बना लें। ठीक है, क्विज के जैसा कोई सा भी आप 5 सवाल लेकर बैठ सकते हैं, 5 सवाल आप बनाने की कोशिश करें। मैक्सिमम 10 to 20 क्वेश्चंस अगर आप डेली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के किसी भी सवाल के बना रहे हैं तो मैं आपको ये गारंटी देके कह सकता हूं कि एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप एग्जाम में अपीयर होने का आपका समय आएगा तो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि क्वेश्चंस चाहे कहीं से भी आए, कैसे भी आए, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट करेक्टली। ठीक है, अच्छा, जीटी में जो 2 एडिशंस में देखा गया है, जो ये 2023 वाला एडिशन है और इससे पहले जो इसका जो फर्स्ट एडिशन था सीयूईटी का एग्ज़ाम्स का, उसमें जो 2022 वाले एडिशंस में भी देखा गया है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो पोर्शन होता है ओवरऑल जीटी में वो थोड़ा ज़्यादा होता है। इस साल भी 2023 वाले में भी ज़्यादातर आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही पूछा गया है, जीके के जो पोर्शंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें तो आपका क्या हो जाएगा कि अच्छे मार्क्स से आप अपने लिए सिक्योर कर लेंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, मतलब इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है कि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स को क्यों स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स को अगर आप अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो ये आपको एश्योरेंस देगा कि आपने जो सवाल बनाया है आपको करेक्ट उतने मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें देखिए कंसेप्ट एक बार अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो फिर इसमें रटने जैसा कुछ भी है नहीं, चीज़ें एक बार समझ में आ जाएंगी तो फिर सवाल कैसा भी आए यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। और आप अगर सॉल्व कर सकते हैं दैट मीन्स आपका जो मार्क्स है वो एश्योर्ड है। जीके जनरल अवेयरनेस में ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें ना बहुत वास्ट सिलेबस होता है। ठीक है, कहने को तो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी होता है, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी अपने आप में कितना वास्ट है, आप कितना रटोगे। माइंड का एक कैपेसिटी भी होता है ना, हर चीज़ों को आप रट नहीं सकते हो। बुक्स एंड ऑथर्स आएगा, बुक्स एंड ऑथर्स आप कितना रटोगे। ठीक है, वैसे याद करना है, हम लोग आपको ये तरीका भी बताएंगे कि कैसे इफेक्टिव और साइंटिफिक वे में चीज़ों को याद किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप उसको स्टोर कर सकते हैं अपने। बट स्टिल ह्यूमन माइंड्स का एक कैपेसिटी होता है
कि आप चीज़ों को मेमोराइज करके, और सबसे बड़ी बात है कि जो भी आपने याद किया है वो आप एग्ज़ाम वाले डे पे डिलीवर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो जो चीज़ ज़्यादा एश्योर्ड है, जो चीज़ आपको ज़्यादा एश्योरिटी दे रही है, जो चीज़ आपको गारंटी दे रही है मार्क्स का, आप उसको स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस करो, जो कि आपका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसमें आपको क्या करना है, मिनिमम 5 क्वेश्चंस पर डे आपको सॉल्व करना है। ये आप इंश्योर कर लीजिए अभी से लेकर के जब तक कि आप एग्जाम दे ना लें, ठीक है। कंसिस्टेंटली 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए। 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। अब अगर आप ऐसे ही कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपका जो टाइम है वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन बनाने का। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में जो है आपके जो भी आपका सिलेबस है पहले उसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसको एक क्लब कर लीजिए कि पहले किसको पढ़ना है और कौन से चैप्टर आपस में सिमिलर हैं। जो सिमिलर चैप्टर्स हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग के साथ एक प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें बहुत सारे चैप्टर ना आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। मतलब आप किसी एक चैप्टर में कोई चीज़ समझ लो तो दूसरे चैप्टर में आप उस चीज़ को आराम से अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका मेंटल एप्लीकेशन, वहाँ पे मेंटल एबिलिटी जो है आपकी चेक होगी और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका एनालॉजी, ठीक है। पहला चैप्टर है आपका एनालॉजी। इसमें आप क्या करते हैं, चीज़ों को कंपेयर करते हैं और उनके बीच का पैटर्न देखते हैं कि किस पैटर्न पे जो आपका सीरीज दिया हुआ है या फिर जो आपका मतलब इक्वेशन है, प्रॉब्लम है, उसमें आपको एक सेट पैटर्न मिलेगा, एक कॉमन पैटर्न मिलेगा, ठीक है। अगर वो आप समझ पा रहे हैं, वो आप क्रैक कर पा रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान है। अब एनालॉजी और सीरीज जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर इन कंसेप्ट है, ठीक है। डिफरेंस बस एक आ जाता है कि एनालॉजी में अदर देन नंबर एंड लेटर, ठीक है, अदर देन नंबर एंड लेटर एक आपका जीके बेस्ड क्वेश्चंस भी होता है और एक आपका इंग्लिश अल्फाबेट मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है, जो कि सीरीज में नहीं होता है। सीरीज में आपका जनरली नंबर और अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चंस ही आता है, ठीक है। इसमें भी आपको वही सेम चीज करना है, कंसेप्ट सेम है, पैटर्न ही आपको ढूंढना है, ठीक है। वो पैटर्न आपको अपने लॉजिक से बनाना होगा कि दो नंबर्स के बीच में, ठीक है, या ऑल्टरनेट नंबर्स के बीच में या लेटर्स के बीच में क्या पैटर्न है, क्या रिलेशन है, ठीक है। एक बार आप वो रिलेशन या एक बार वो आप पैटर्न स्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपसे सवाल आराम से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो है इसको आप बनाने के लिए, सक्सेसफुली बनाने के लिए आपको एनालॉजी और सीरीज को अच्छे से करने की जरूरत है, ठीक है। एक बार आप एनालॉजी और सीरीज के कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाओगे तो कोडिंग डिकोडिंग वाला जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी कमो बेस कंसेप्ट जो है सिमिलर होता है, ठीक है। आपको बस एक सेट ऑफ वर्ड में आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब सॉरी नॉट वर्ड एग्जैक्टली, एक सेट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर या नंबर को दूसरे सेट ऑफ नंबर्स या लेटर्स में आपको कन्वर्ट करना होता है, यही होता है कोडिंग डिकोडिंग। अब पहला जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आपको जो दो सेट दिए रहेंगे, दोनों नंबर और या फिर अल्फाबेट के जो दो सेट्स आपके दिए रहेंगे, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन पैटर्न होगा। अगर आप वो समझने में कामयाब हो जाते हैं, अगर वो आप क्रैक कर लेते हैं तो फिर कैसा भी सवाल रहे आप कोडिंग डिकोडिंग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करने के लिए आपको एनालॉजी और सीरीज पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डायरेक्शन इन डिस्टेंस काफ़ी आसान होता है, ठीक है। एक सवाल आपका इसमें पक्का तय है, ठीक है, और मुफ्त का मार्क्स आपको दे देता है, ठीक है। सीयूईटी आपको मुफ्त का मार्क्स देती है जब आपसे ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पूछ लेती है, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं, बस पता होना चाहिए कि नॉर्थ कौन सा डायरेक्शन को कहते हैं, साउथ कौन सा डायरेक्शन को कहते हैं, ईस्ट कौन सा डायरेक्शन को कहते हैं, वेस्ट कौन सा डायरेक्शन को कहते हैं, ठीक है। सब कुछ आपके क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा, बस आपको ड्रॉ करना है मैप। एक बार आप डायरेक्शन पेपर पे ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है जो आपसे नहीं बन सकता है, बहुत आसानी से आप इसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। देन कम्स सिलोजिज्म। ये थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है। इस चैप्टर को अच्छे से सॉल्व करने के लिए इसमें आपको बहुत एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको बहुत एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको वेन डायग्राम जो है अच्छे से
पढ़ना पड़ेगा। वेन डायग्राम जब आप उस पर फोकस मतलब इस पे जब आप कमांड कर लेंगे तो सिलोजिज्म बनाना कंपैरेटिवली आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका पजल। पजल में आपका वर्बल नॉन वर्बल दोनों होता है, मतलब पिक्टोरियल पजल्स भी हो सकता है और आपका किसी अल्फाबेट मतलब स्टेटमेंट बेस्ड पजल भी हो सकता है, ठीक है। इसमें प्योर लॉजिक लगता है। फिर क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ऑड वन आउट, बचपन में हम सबने पढ़ा होगा ऑड वन आउट। उसके बाद ब्लड रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका लॉजिकल रीजनिंग का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ब्लड रिलेशन से एक ना एक सवाल तो आता ही आता है, ठीक है। इसमें अगर आप फैमिली ट्री बनाना सीख जाएंगे तो आपसे कैसा भी सवाल आसानी से बन जाएगा, ठीक है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, बट एक बार आप फैमिली ट्री बनाना सीख गए, इसमें जो एक ही कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है फैमिली ट्री बनाना। अगर आपको वो चीज़ कमांड हो गया तो आप ब्लड रिलेशन के सवालों को क्रैक कर सकते हो इजीली, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट्स जो है ये सिमिलर है। ऑर्डर एंड रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट्स जो हैं ये सिमिलर चैप्टर्स हैं, दोनों में सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं और क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ठीक है। इसमें सिटिंग अरेंजमेंट में बस ये आपको बताना होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के कंपैरिजन में रिलेटिव में कहाँ पे बैठा हुआ, उसके सिटिंग पोजीशन को आपको बताना होता है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ के। ऑर्डर एंड रैंकिंग में आपसे सिटिंग अरेंजमेंट भी पूछ सकता है, स्टैंडिंग अरेंजमेंट भी पूछ सकता है कि कौन लाइन में कहाँ खड़ा है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। देन कम्स क्लॉक एंड कैलेंडर, ठीक है। क्लॉक एंड कैलेंडर ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। इसको समझने के लिए आपको पूरा का पूरा अच्छे से कैलेंडर का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो आपको जानना होगा, ठीक है, कि जब कैलेंडर चेंज करता है, लीप ईयर क्या होता है, नॉन लीप ईयर क्या होता है, वीक में कितने दिन होते हैं, जब कैलेंडर एक साल से दूसरे साल आगे बढ़ता है तो कितने नंबर ऑफ डेज स्किप होते हैं, कितने नंबर ऑफ डेज ऐड होते हैं, ये सब चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। देन कम्स एनालिटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, अल्फ़ाबेट ऑर्डर टेस्ट, ठीक है। ये तीनों जो चैप्टर हैं ये आपको जब आप एनालॉजी सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग आप पढ़ लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, तो इन सारे चैप्टर्स को बनाने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। आप जैसे मैंने आपको कहा कि एटलीस्ट 5 सवाल डेली इंश्योर कीजिए कि मिनिमम 5 सवाल डेली आप प्रैक्टिस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। सिमिलरली 5 क्वेश्चंस डेली आप लॉजिकल रीजनिंग में भी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इसी तरह कंसिस्टेंट रहेंगे अपने एफर्ट्स में, 5 सवाल डेली, 5 सवाल मतलब कितना हुआ, हाईएस्ट लॉजिकल रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जितना समय नहीं लेगा, अनटिल एंड अनलेस कि आप सीरीज में कहीं जाके ना फंस जाएं, ठीक है। बहुत बार सीरीज में फंस जाने पे क्या होता है कि जब तक आपको पैटर्न मिलेगा नहीं तब तक आप बढ़ भी नहीं पाएंगे आगे। तो कोई बात नहीं, मिल के पढ़ेंगे, साथ पढ़ेंगे तो आराम से समझ जाएंगे कि पैटर्न कैसे ढूंढा जाता है, ठीक है। तो हाईएस्ट 5 सवाल बनाने के लिए 5 मिनट चाहिए, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 5 सवाल बनाने के लिए अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं, आपका मैथ्स का कंसेप्ट बिल्कुल ही आप भूल चुके हैं और आप ऑलमोस्ट जीरो से शुरू कर रहे हैं, ऑलमोस्ट जीरो से मतलब कि आपका एकदम वापस से आप शुरू कर रहे हैं बेसिक लेवल से, तो भी आपको शुरुआत में कितना 5 सवाल बनाने के लिए मैक्स टू मैक्स 20 मिनट लगेगा, ठीक है। अगर आप दिन के 25 मिनट पर डे आप लोग अपने जीटी के लिए निकाल लेते हैं, जिसमें कि अभी सिर्फ मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग की ही बात कर रहा हूं, तो मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं कि सिर्फ ये दोनों टॉपिक मिला करके आप 180 से 200 मार्क्स आउट ऑफ 250, ठीक है, ये माइनस नहीं है, ठीक है, ये मैंने रेंज लिया है कि 180 से 200 मार्क्स तक जो है आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको यकीन नहीं होगा कि अगर आप सिर्फ जीटी में इतना मार्क्स ले आते हैं, तो मान लीजिए अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना हो और आपके पास सिर्फ जीटी में 200 मार्क्स हैं, तो डोमेन और इंग्लिश मिला करके भी अगर आपका थोड़ा सा भी आगे पीछे रहता है ना परफॉर्मेंस, तो नॉर्थ कैंपस में आप लैंड कर जाएंगे, ठीक है। जबकि मैंने अभी इसमें जीके नहीं लिया है। जीके में अगर मैं अभी जीके का हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे कि जीके को कैसे करना है। अगर जीके भी आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं
तब तो भाई तय है, नॉर्थ कैंपस घुसने से कोई नहीं रोक सकता है। या फिर जेएनयू में तो सिर्फ जीटी और इंग्लिश ही आपको आता है, जेएनयू घुसने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल्के में ना लें। बहुत बच्चे क्या होते हैं कि अरे यार छोड़ो, कौन पढ़ता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इतना दिन हो गया मैथ्स छोड़े हुए। आपके पास अभी पूरा 1 साल है, एफर्ट ले सकते हैं, एफर्ट कीजिए ताकि आपका जो अभी जो पोजीशन है वो चेंज हो सके, ठीक है। आप यकीन मानिए, अगर आप जेएनयू या नॉर्थ कैंपस डीयू या फिर मेन कैंपस बीएचयू या जामिया, ऐसे जामिया का भी जो मेन कैंपस है वहाँ पे अगर आप पहुँच गए ना, तो अगले 3 साल या 4 साल जो हैं या आगे का लाइफ, उसके आगे सिर्फ कॉलेज ही तो नहीं होता है ना, कॉलेज लाइफ के आगे जो बाकी की जो लाइफ है ना, वो इसी आपका 1 साल के मेहनत पे डिपेंड करता है। काफ़ी अच्छा आप अपनी लाइफ को एक अच्छा डायरेक्शन दे लेंगे। तो इसीलिए जो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ कि 5-5 क्वेश्चन डेली दोनों से कीजिए। मैं आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं कह रहा हूँ कि मिनिमम 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तो होने चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आपके लिए अच्छा है। अगर नहीं, आप एकदम बिगिनर हैं या फिर आप उतना समय नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अभी स्कूल खुल जाएंगे गर्मी छुट्टियों के बाद, तो आपको स्कूल भी जाना होगा, फिर स्कूल के टास्क होंगे, फिर डोमेन भी पढ़ना होगा, फिर टेस्ट, हाफ ईयरली प्रोजेक्ट, बहुत सारे काम होते हैं, फिर दोस्त भी होंगे, उनके साथ घूमना फिरना, गप्पे मारना, ये भी तो करना है। बट इतने सब में आप 20 मिनट तो निकाल ही सकते हैं जीटी के लिए, ठीक है। तो इंश्योर कीजिए कि 5-5 क्वेश्चन डेली दोनों से आप कर लें। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में देखिए क्या करना है कि इसमें कोई स्टार्ट और एंड नहीं होता है। सबसे बड़ी बात क्या है जनरल नॉलेज के साथ, कि दुनिया में जो कुछ भी है अदर देन मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, वो सब आपका जीके है, ठीक है। ब्रॉड कैटेगराइजेशन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेट एंड इवेंट्स और करंट अफेयर्स है। देखिए, जीके पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है कि आप अभी से हैबिट डेवलप कर लीजिए कि कोई अच्छा न्यूज़पेपर अगर रीडिंग डाल सकें तो उससे क्या होगा, एक तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है, रीडिंग फ्लुएंसी आपकी अच्छी हो जाएगी। दूसरा क्या होगा कि आपको वर्ड मीनिंग, जब आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे तो उसमें वोकैबुलरी एक बहुत ही वास्ट सेक्शन होता है, तो आपकी वर्ड मीनिंग वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। प्लस न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है कि आपकी जो डेली अवेयरनेस, आपके आसपास चीज़ें जो चल रही हैं उसके बारे में आपकी अवेयरनेस बिल्डअप होने लग जाएंगे, ठीक है। आप उन चीज़ों को अगर हिस्ट्री से जोड़ के देखेंगे या पॉलिटी से जोड़ के देखेंगे तो आपकी चीज़ें स्वतः तैयार होते चली जाएंगी। वैसे हिस्ट्री का जो है क्लास और इंटरैक्टिव, शॉर्ट इंटरैक्टिव सेशंस हिस्ट्री पे, पॉलिटी पे, ज्योग्राफी पे हम लोग भी लेके आएंगे, तो आप हमारे चैनल को भी देख सकते हैं। इससे भी आपको एकदम सीयूईटी बेस्ड जो सीयूईटी में पूछे जाते हैं एकदम एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चंस हम लोग प्रिपेयर करके लाते हैं। तो डेली अगर आप वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको यहाँ से भी काफ़ी कुछ मिलते रहेगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स के लिए आप कोई सा भी एक स्टैंडर्ड बुक उठा लें, ठीक है, जो मार्केट में अवेलेबल हो, उसमें आपको बुक्स एंड ऑथर्स दिया ही रहता है। उस बुक्स एंड ऑथर्स से आप डेली कोशिश करें कि 5 बुक्स एंड ऑथर्स, नहीं तो हफ्ते में एक दिन संडे को आप निकाल लें कि 5 बुक्स एंड ऑथर्स, 5 डेट एंड इवेंट्स याद कर लें। डेली नहीं, हफ्ते में किसी एक दिन भी निकाल लें, जिस भी दिन आपके पास ज़्यादा समय रहता है, मन कर रहा है कि हाँ देख लेते हैं, आज कुछ मैथ्स नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, लॉजिक रीजनिंग नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तो आप ऐसे 5 बुक्स एंड ऑथर्स, 5 डेट एंड इवेंट्स, कोई भी 5 हिस्ट्री के डेट्स या कोई भी 5 इवेंट्स ऐसे याद कर लें, तो आपका जो है धीरे धीरे करके जनरल नॉलेज भी बिल्डअप हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, गलती वो क्या करते हैं कि उनको लगता है कि अरे बहुत समय है, अभी थोड़ी है सीयूईटी, बाद में देखेंगे, साल के एंड में देखेंगे। लेकिन जो बच्चे इस चीज़ में हैं कि साल के एंड में देखेंगे, मत भूलिए कि आपको प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स, ऑल्दो बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स अब इतने इंपॉर्टेंट हैं नहीं, ये आपको डायरेक्टली एडमिशन दिलाने में कोई खास रोल नहीं प्ले करने वाले हैं। आपके पास एक मिनिमम परसेंटेज है, आप सीयूईटी दे सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन देना तो है फिर भी, जब तक आप 12th पास नहीं करेंगे तब तक आप सीयूईटी आप क्रैक भी कर लें तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है।
तो लास्ट में क्या होगा कि आपके ऊपर बर्डन रहेगा अपने प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स का भी। उस वक्त के लिए चीज़ों को पाइल अप होने के लिए ना छोड़ दें। और बोर्ड्स के बाद आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप ये सारी चीज़ें इकट्ठे एक बार में इफेक्टिवली कर पाएं। अगर आप कर भी लिए तो उसको 100% या नियर टू 100% मतलब एक्यूरेसी के साथ डिलीवर कर पाना ऑन द डेट ऑफ एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है। ऐसा एक दो ही कर पाता है, वो भी जिसका लक अच्छा है। तो लक के भरोसे मत बैठिए। अभी समय है, आप अभी से एक एक छोटा छोटा कदम लेके चलिए। बहुत छोटा कदम मैंने आपको बताया है, 5 सवाल डेली, 5 सवाल आपको मैथ्स के, 5 सवाल रीजनिंग के और 5 सवाल आपको जीके के। जीके का आप हफ्ते में एक दिन कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप ऑल्टरनेट, जैसे मान लीजिए अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हैं तो ऑल्टरनेट डेज कर लीजिए कि हफ्ते में 4 दिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 3 दिन लॉजिकल रीजनिंग कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे यकीन मानिए 4 से 5 महीने में आपका पूरा का पूरा जीटी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इतना अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा कि आप आउट ऑफ 250 आराम से 230 235 प्लस स्कोर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और जीटी में अगर आप 235 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत अच्छे कॉलेज में, आपके मन लायक कॉलेज में आपका मन लायक कोर्स आपको मिल जाएगा। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो आपके लिए जीटी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और वीडियोस को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।